एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ द बैंकिंग। इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है एंड बाकी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो जो भी है मतलब लाइक जो भी बच्चे या जो भी एस्पिरेंट्स CUT PG MCOM के उन सब के लिए रेलेवेंट होने वाली है। और भी सारे जितने भी यूनिट्स से सबकी वीडियोस होंगी। ये पर्टिकुलरली लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की है एंड ये यूजफुल सिर्फ उनके लिए नहीं होगी, ये यूजफुल जनरली सबके लिए होने वाली है। जितने भी लोग लाइक कोई भी MCOM के लिए अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हो लाइक उनके एग्जाम्स देने, तो भी ये उतनी यूजफुल होगी जितनी CUT PG MCOM के लिए होने वाली है। ओके सो सब लोग देखो अच्छे से, सारे मतलब लाइक सारे डेली बेसिस पे देखो, एक साथ देखोगे तो थोड़ा बर्डन हो सकता है मे बी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 70 तक ऑलरेडी हो चुका था, 71 से स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग? इनमें से कौन सा की फीचर है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का? तो it is a form of overdraft facility. It is only used for domestic transaction. It provides commitment to repay the loan. It is used in an international trade for the credit extension. So option number D, that is used in a international trade for credit extension. 72. What distinguishes the traveler's check from the regular check? ट्रैवलर चेक और रेगुलर चेक में सबसे बड़ा मतलब लाइक जो डिफरेंस होता है या दोनों को दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है वो क्या होता है? पहले तो ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ट्रैवलर्स चेक पहले के टाइम पे लाइक अभी तो हर किसी के पास कार्ड्स हैं, जनरली लोग कार्ड के थ्रू पेमेंट्स ही करते हैं। बट पहले क्या होता था, कैश लेके जाना इज लाइक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम। एंड अगर जो चेक भी होता था तो सिंपली एक चेक तुम्हारा सेम ब्रांच में इंडिया का है वहीं पे वर्क करेगा, हर जगह तो वर्क करता नहीं था। तो उस टाइम पे लाया गया ट्रेवलर्स चेक। इसमें क्या होता था, आप ट्रेवलर्स चेक से क्या करते थे कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमो उससे आप पेमेंट इजीली कर सकते थे। लाइक सर्टेन अमाउंट आपने डाल दी एंड उस अमाउंट को आप वहाँ के हिसाब से पे करते जाओ। ये सब एक्सचेंज का सिस्टम भी खत्म, मतलब लाइक झमेले नहीं झेलने पड़ते थे। ओके सो देखो डिफरेंस क्या है। ट्रैवलर्स चेक आर नॉर्मली इशूड बाय द फॉरेन बैंक्स. Traveler check can only be issued within the account holder's home country. A traveler check requires a signature for uses, मतलब लाइक सिर्फ सिग्नेचर लगता था यूज करने के लिए। एंड ट्रैवलर चेक आर लिंक टू द होल्डर्स बैंक अकाउंट, क्योंकि जो चेक होता था उसमें अमाउंट ऑलरेडी प्रिंटेड मतलब लाइक लिखी सी होती थी, बस साइन किया एंड पे हो गया। ओके सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिक्वायर अ सिग्नेचर फॉर यूज। और जो हमारा नॉर्मल चेक है उसमें हमें अमाउंट भी फिल करनी पड़ती है, साइन भी करना पड़ता है, जैसे दे रहे हो उसका नाम भी, और अगर मतलब लाइक क्रॉसिंग वगैरह करनी है तो वो सब करना पड़ता है खुद से में। 73 देखो, स्टेटमेंट 1, bankers credit is a short term credit facility provided by bank to finance the import and export activities of businesses. बैंकर्स क्रेडिट क्या होता है? बैंकर्स क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता था दोनों सेम है। ओके तो लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर तुम कह लो बैंकर ऑफ क्रेडिट है, हम इसे किस चीज के लिए यूज करते थे? इंटरनेशनल ट्रेड के केस में यूज करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते तब। इसमें जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है क्या होता है? बैंक तुम्हारी गारंटी लेता है, मतलब लाइक बायर को बायर जाता है बैंक प्लस रिक्वेस्ट करता है कि हे बैंक जस्ट टेक द काइंड ऑफ गारंटी और आई एम रिक्वेस्टिंग और जस्ट अप्रूव द माई पेमेंट करके। तो बैंक क्या करेगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा कि जस्ट इन केस बायर पे नहीं करेगा सेलर को अमाउंट, तो बैंक विल पे द अमाउंट ओके टू द सेलर। ओके ये क्लियर हो गया। स्टेटमेंट 2, ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी वेयर द कस्टमर इज अलाउड टू विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट देन व्हाट दे हैव डिपॉजिटेड। ओके सो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, सब जानते हैं, क्लास 11-12 से हम पढ़ रहे हैं ओवरड्राफ्ट कि जितना हमारे पास हमारे अकाउंट में है मैं उससे ज्यादा विड्रॉ करूं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके 74, assertion, banker credit is a form of short term financing provided by the bank to facilitate the international trade. बैंकर्स क्रेडिट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, प्रोवाइड करता है कौन? बैंक, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो असर्शन सही है। रीजन, इट हेल्प्स द इंपोर्टर टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स विदाउट अपफ्रंट पेमेंट इन कैश, एनहांसिंग द कैश फ्लो। ओके so it is in the short term financing provided by the bank to facilitate the resources importers obtain। दोनों ही सही है, तो इसमें भी क्या होगा, बोथ असर्शन रीजन सही होगा एंड रीजन जो है वो करेक्ट है।
75. What is the main difference between confirmed bank credit and unconfirmed bankers credit? कंफर्म बैंकर्स क्रेडिट एंड अनकन्फर्म बैंकर्स क्रेडिट क्या होता था? जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जनरली क्या होता था, जैसे ज़्यादा डाउट होता था कि नहीं ये पेमेंट नहीं करेगा, हो सकता है ये मुझे मेरे साथ फ्रॉड कर दे, तो वो क्या करते थे, वो एक बैंक की जगह दो बैंक से और गारंटी ले लेते थे कि एक बैंक भी मान लो मेरे को धोखा दे दे, सेलर मतलब लोग जो बायर है वो तो मुझे चीट करके जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ वो बैंक भी चला जाएगा, तो मैं क्या करूँ, मैं दो बैंक से और एडिशनल गारंटी ले लो कि कोई ना कोई तो मुझे एट द एंड पे करेगा. ओके, सो दैट इज कंफर्म बैंकर्स क्रेडिट. एंड अनकन्फर्म बैंकर्स क्रेडिट में जो बैंक इशू कर रहा है वही रह जाता है. ओके, सिंगल पार्टी. ओके, सो कंफर्म बैंकर्स क्रेडिट रिक्वायर हायर फी. Unconfirmed bankers credit involves fewer parties, and confirmed bankers credit involves the involvement of two banks, and unconfirmed bankers credit is riskier for the beneficiary. So option number C, that is कंफर्म बैंकर्स क्रेडिट में दो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इशुइंग बैंक और एक सेकंड बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है. 76. Acceptance credit are typically used in which type of trade transaction? Acceptance credit का use किस टाइप के transactions में करते हैं? Import, export, domestic transaction and barter transaction. तो it is used in import transactions. नहीं, sorry. It is used in export transactions. Option number A. 77. Which type of term is synonym of documentary credit? Documentary credit का synonym क्या है? Commercial invoice, letter of credit, bill of lending or pro forma invoice. So option number B, that is letter of credit. 78. What is the primary function of confirmed bankers credit? Primary function क्या होता है confirmed bankers credit का? To provide financing to the exporter, to secure the payment for the exporter, to facilitate the communication between the banks, and to ensure the compliance with custom regulation. So option number B, that is secure the payment of exporter. सही है. 79. In an unconfirmed banker credit, who provide the payment guarantee to the beneficiary? कौन provide करता है guarantee बैंक unconfirmed bankers की credit की? तो that is issuing bank, exporter, confirming bank और importer. तो that is issuing bank, क्योंकि अनकन्फर्म्ड है, एक ही बैंक होगा, तो जो ऑब्वियसली चीज है, जो जिसने इशू किया होगा वही गारंटी प्रोवाइड करेगा. 80. What is the document commonly used to evidence the shipment of goods in a document credit transaction? जब हम लाइक शिपमेंट के टाइम पे डॉक्यूमेंट क्रेडिट के लिए यूज करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को ज्यादातर यूज करते हैं? तो कॉमर्शियल इनवॉइसेस, पैकिंग लिस्ट, परफॉर्मा इनवॉइसेस एंड pro forma invoices and import license. So it is packaging list. 81. Which party is responsible for reimbursing the confirming banks in a confirmed bankers credit? कौन सी पार्टी लाइक रिम्बर्स करती है अगर कंफर्मिंग बैंक पेमेंट ना करे? ओके, तो दैट इज एक्सपोर्टर, इशुइंग बैंक, बेनिफिशियरी और इंपोर्टर, दैट इज इशुइंग बैंक. अगर मेरा कंफर्मिंग बैंक भी पेमेंट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली चीज है इशुइंग बैंक मेरे फिर पे करेगा. 82. व्हाट इज द की फीचर ऑफ एक्सेप्टेंस क्रेडिट? एक्सेप्टेंस क्रेडिट का की फीचर क्या होता है? द बेनिफिशियरी रिसीव द पेमेंट इमीडिएटली. The beneficiary receives the payment after accepting the bill of exchange. A beneficiary receives the payment from the confirming the bank, and the beneficiary receives the payment upon representing the shipping documents. So option number B, that is beneficiary receives the payment after accepting the bills of exchange. एक्सेप्टेंस क्रेडिट तुम्हारा जनरली तुम रिलेट कर सकते हो डिस्काउंटिंग से. जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम डिस्काउंटिंग करवाते हैं, तो जिस बैंक के पास जाते हैं तो वो हमारे क्रेडिट को क्या करता है? एक्सेप्ट कर रहा होता है उस टाइम पे. ओके. 83. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का मेन पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू द इंपोर्टर, फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स टू इंश्योर द कंप्लायंस विद कस्टम रेगुलेशन, प्रोवाइड अश्योरेंस ऑफ पेमेंट टू द सेलर. सो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं सेलर को पेमेंट के रिगार्डिंग. डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट सब एक दूसरे से रिलेटेड, सब सिमिलर है. 84. Which type of credit involves bank commitment to pay the beneficiary against the presentation of complainant document? So it is
confirmed bank credit, unconfirmed bankers credit, or revolving credit or standby credit. So option number B, that is unconfirmed bank credit. 85. What is the purpose of standby credit? Standby credit का क्या purpose होता है? It facilitates the import-export, provide the working capital to the exporter to serve as a backup payment to the sources or to finance the long-term project. So standby credit तुम्हारा use होता है working capital के लिए exporters को. 86. Which party is responsible for issuing the document credit? कौन सी party responsible होती है issue करने के लिए documentary credit को? तो that is issuing bank. Option number C. 87. What is the role confirming the bank in a confirmed bank credit? To pay the beneficiary, to reimburse the issuing bank, to provide additional payment assurance to the beneficiary, to verify the compliance with the custom regulation. So option number C is right. That is confirming bank क्या करता है? एक तरह से additional assurance provide कर रहा है, additional guarantee provide कर रहा है seller को payment के regarding. 88. What is revolving credit allow the beneficiary to do? Revolving credit क्या होता है? रिवॉल्विंग क्रेडिट का बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, दैट इज क्रेडिट कार्ड. एक सर्टेन लिमिट दे दी गई, हम उसे बार बार फिल कर देते हैं एंड हम फिर उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. ओके, बार बार रीपे किया, रीबोरो किया, वापस से मतलब लाइक इंटरेस्ट पे भी दिया, सब कुछ किया, सब कुछ वापस से जैसे एक सर्कल में घूमता रहता है. क्रेडिट कार्ड के केस में सेम ये होता है. ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम इशूइंग बैंक, renew and expire documentary credit, utilize the multiple type of credits simultaneously, and request the changes to do the credit terms. So option number D is right, that is request कर दे changes को in the credit terms से relate करके. 89. What is the type of credit commonly used when there is an ongoing trading relationship between the parties? कौन सा क्रेडिट हम जनरली यूज करते हैं किसी ऑनगोइंग ट्रेडिंग रिलेशन के टाइम पे दो पार्टीज के बीच में? एक्सेप्टेंस क्रेडिट, स्टैंडिंग, रिवॉल्विंग और कंफर्मिंग बैंकर्स क्रेडिट. सो इट इज एक्सेप्टेंस क्रेडिट. आई गेस एक सेकंड में को चेक कर लो ये आंसर. नो, दैट इज रिवॉल्विंग क्रेडिट. ओके, 90 देखो. Which type of trade financing includes confirmed bankers credit, unconfirmed bankers credit, acceptance and documentary credit? तो किस टाइम पे हम ये सब यूज करते हैं? एक सेकेंड, ये ऑप्शन ही दे दिए क्या सारे? ट्रेड फाइनेंसिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं? ये ऑप्शन है. ओके, तो इसे हटा दें यहाँ से. पहला क्या है? कंफर्म बैंकर्स क्रेडिट यूज करते हैं, अनकन्फर्म भी यूज करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रेडिट नहीं करते, डॉक्यूमेंट्री करते हैं. तो 1 2 4 ये रहा. ऑप्शन नंबर सी राइट है. 91. What is the main difference between confirmed bankers credit and unconfirmed bankers credit? इनमें से कौन सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? दैट इज इशूइंग बैंक का डिफरेंस. What is the primary characteristic of revolving credit facility? प्राइमरी क्रेडिट मतलब लाइक प्राइमरी फीचर क्या होता है उसका? तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका? रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लमसम रीपेमेंट, वन टाइम बोरोइंग फ्लेक्सिबिलिटी. सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोरोइंग फ्लेक्सिबिलिटी. क्रेडिट कार्ड्स में जनरली बोरोइंग को लेके काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. तुम होता है कभी कभी यूज ही नहीं करते पूरे मंथ, तुम्हें कोई रीपेमेंट नहीं करनी, हो सकता है तुम नेक्स्ट मंथ पूरा यूटिलाइज कर दो. ओके, 93. Which of the following is best describe the purpose of revolving credit facility? इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी को? तो दैट इज फाइनेंसिंग वन टाइम लार्ज परचेज, फंडिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, और थर्ड क्या है? settling the entire debt at once and managing the short term liquidity needs. So option number D, that is managing the short term liquidity needs. 94. What are the marketable securities in the context to the bankers advance? Marketable securities क्या होती हैं तुम्हारी इन रिलेट करके किससे? बैंकर्स के एडवांस यानी लोन लेते टाइम तुम जो कोलैटरल रखोगे उससे रिलेट करके. दैट इज लॉन्ग टर्म लोन, physical asset, easily tradable financial instrument, or the fixed deposit. So option number C, that is easily tradable financial instrument. Stocks, bonds, sovereign bonds, ये सारे. 95. Why do bank offer advance against marketable securities? Banks marketable securities के against क्यों advance provide करते हैं? To encourage the long term investment, to diversify their portfolio,
and to provide short-term loan with the security as a collateral and to avoid regulatory requirements. सो सिंपल है भाई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट क्यों देते हैं? ताकि वो एज अ लाइक कोलैटरल एक्ट भी कर ले, उनका भी हो जाए एंड सामने वाली पार्टी का भी काम हो जाए. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. 96. How does the loan to value, that is LTV ratio, affect the amount of advance against the marketable security? So LTV तुम्हारा कैसे affect करता है? तो higher LTV results in higher advance amount, lower LTV results in higher advance amount. LTV does not affect the advance amount and LTV only affect the interest rate. It affects, okay, जितना मेरा LTV high होगा मेरे amount उतनी ही higher होगी. 97. What happens if the value of marketable security is used as a collateral decline significantly during the tenure? अगर मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जो, ठीक है, मैंने उनको एज अ कोलैटरल रखा है, बट जो मेरा लोन का टेन्योर है उनकी वैल्यू एकदम डिक्रीज हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? बैंक ऐसा तो करेगा नहीं, कह रहे तुमने दे दिया मैं रख ले रहा हूँ, भले ही वो उसकी वैल्यू अभी 0 हो जाए. ओके, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? द बोरोर इज रिक्वायर्ड टू सेल द सिक्योरिटीज इमीडिएटली. द बैंक ऑब्जर्व द लॉस इन अ वैल्यू. The borrower's loan amount is reduced proportionally and the loan become due for immediate prepayment. So option number D, that is जो मेरे borrower की amount होती है लोन की, हम उसमें लाइक रिडक्शन करने लगेंगे जितनी मेरी वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी. अब तुमने 100 रुपए का कोलैटरल रखा है और 100 रुपए का लोन लिया है, बट वो जो तुम्हारा कोलैटरल है उसकी वैल्यू 50 हो गई होगी, तो तुम्हारा लोन भी क्या करेंगे, वो 50 to 60 के नियर में ला देंगे. 98. Which of the following is a potential risk for bankers or banks when offering advance against the marketable securities? So potential risk क्या होता है बैंक्स के लिए जब वो सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं? तो डिक्रीज लिक्विडिटी, इंक्रीज क्रेडिट रिस्क और द लोअर इंटरेस्ट रेट और राइजिंग इन्फ्लेशन. सो डिक्रीज लिक्विडिटी, ये इसको चेक कर लो, यही होना चाहिए. सॉरी, इंक्रीज क्रेडिट रिस्क. What is the typical tenure of advance against the marketable securities? So क्या टेन्योर होता है इनका? लाइक अगर हम एडवांस लेते हैं किसके अगेंस्ट में? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के, तो सेवरल डिकेड्स, सेवरल इयर्स, सेवरल मंथ्स और द 1 week. So it is several months. 100. Which of the following is the difference between a revolving credit facility and advance against the marketable securities? So revolving credit और advance against the marketable securities के बीच में difference क्या है? दोनों ही different है. Revolving credit is what? कि हमें एक set limit दे दी गई है, एक limit set कर दिया, मान लो 1000 रुपीज, और अब मुझे बोला गया कि आप उस 1000 रुपीज को हर महीने जैसे मन आप वैसे यूज करो, बस टाइमली उसको रीपे कर देना. यानी मैं उसी 1000 को बार बार रीबोरो कर रही हूँ और बार बार रीपे कर रही हूँ. ओके, बट अगर हम वही देखें एडवांस अगेंस्ट द मार्केटेबल सिक्योरिटीज में क्या होगा? मैंने कोई एक लोन लिया होगा सर्टेन 1000 रुपीज का, ओके, उसके बदले में मेरे 1000 रुपीज के शेयर्स या मान लो 80 रुपीज के शेयर्स उनको दे दिए होंगे, ठीक. बट जब मेरा वो 100 या 100 बोला ना, हाँ, वो 100 रुपीज मेरा यूज हो जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाले केस में, तो मुझे अगर फिर से वो 100 रुपीज उनसे लेने, तो मुझे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, लाइक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, फिर से कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा. बट रिवॉल्विंग में क्या हो रहा, मेरा वो ऑटोमेटिक एक साइकिल से बन चुकी है, ठीक है, वो चलता जाएगा, खुद से जाएगा, खुद से फिल होगा, फिर से वापस लेके मैं यूज करूंगी, फिर वो वापस मैं वो रीपे करूंगी. ओके, मतलब मुझे अगर वो वापस से 1000 चाहिए तो मुझे पूरा प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. बट मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगेंस्ट एडवांस या फिर लोन जो अरे सॉरी एडवांस अगेंस्ट द मार्केटेबल सिक्योरिटी, उस केस में क्या है, मुझे पूरा फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट, कि पहले पेपर्स फिल करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा, सब कुछ होगा. ओके, सो ऑप्शन देखो, collateral requirements, interest calculation, credit limit, repayment, penalties. So option number A, that is collateral requirement is right answer. एक बार चेक कर लो ये भी. सॉरी, क्रेडिट लिमिट होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इसमें. ओके, सो क्रेडिट लिमिट का डिफरेंस पढ़ते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.